सत्ता की साझेदारी वीडियो नंबर 2, इससे पहले एक वीडियो में डाल दिया हूँ MCQ, ठीक है। जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख लेना। देन आप सेकंड वीडियो देखना। अगर आप थ्योरेटिकल नहीं देखा कि चैप्टर का नोट्स वगैरह जो समझाया हूँ मैं, अगर वो नहीं देखे आप तो वो पहले देखना, तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ही होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में, वीडियो फर्स्ट में मैंने उसमें 20 से 25 क्वेश्चन बताए थे, उसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एथनेटिक वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बेल्जियम श्रीलंका का, वो याद रखना है, बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, वीडियो नंबर सेकेंड के। कहता है पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कथन सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग के बारे में उचित है। इसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ज़्यादा उचित होगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ, आप ओनली जहाँ पे लिखा रहेगा उसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी सिर्फ उन समाजों को आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन हो। क्या इसके अलावा जो भी विभाजन होगा, जैसे कि अब मान लो कहीं पे धार्मिक, भाषाई, जातीय विभाजन नहीं है, तो क्या आप सत्ता का विभाजन नहीं करोगे स्त्री और पुरुष में? करोगे तभी तो सही होगा। सत्ता की साझेदारी करोगे तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सोसाइटी में स्थिरता पैदा होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही है कि सिर्फ वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे धार्मिक, भाषाई और जातीय विभाजन हो? तो ये स्टेटमेंट गलत है। सत्ता की साझेदारी फिर से आ रहा है ओनली सिर्फ उस बड़े देशों की आवश्यकता आवश्यक है जिसमें धार्मिक विभाजन हो। धार्मिक विभाजन होगा, क्या छोटे देश में धार्मिक विभाजन होगा तो वहाँ पे नहीं होगा, बड़े देशों में? तो ये भी स्टेटमेंट गलत ही है। सत्ता की साझेदारी जहाँ पे सिर्फ है वो स्टेटमेंट रॉन्ग ही होता है, ठीक है। जिस तरह वहाँ पे आपने देखा कि कहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं बोल रहा हूँ, हाँ, राष्ट्र राज्य का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ भाषा पे, सिर्फ संस्कृति पे, सिर्फ इस पे, सिर्फ उस पे, जिस पे भी। तो सिर्फ अगर एक चीज़ बोल दे तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है सिर्फ भाषा पे ही बनता है? चाहे राष्ट्र का निर्माण भाषा भी बनता है, कभी संस्कृति पे भी बनता है। और राज्य का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ संस्कृति पे नहीं होता है, सिर्फ एरिया पे नहीं होता, वहाँ के कल्चर पे भी होता है, वहाँ के बैकग्राउंड से भी होता है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी हर एक समाज में जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा, और उसमें कोई सामाजिक विभाजन हो या ना हो। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सटीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ABCD का ऑप्शन है नहीं जो 2 ऑप्शन सही होंगे। सत्ता की साझेदारी सिर्फ शिक्षित और बहुसंख्यक के बीच होना चाहिए। तो क्या जो अल्पसंख्यक है वो बकरी चढ़ाने जाएंगे क्या? उनको सत्ता की साझेदारी नहीं चाहिए क्या? वो सत्ता में आके वो अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे? अगर मान लो बैकवर्ड मतलब क्लास के लोग हैं, क्या वो अपना सिचुएशन सही नहीं करेंगे सत्ता में आके? हैं? तो चलो आगे चलते हैं। वह सरकार जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल द्वारा साझा की जाती हो क्या कहलाती है? यानी कोई सरकार चल रहा है, ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलके सरकार साझा कर रही है, शक्ति साझा कर रही है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार, एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, गठबंधन, कोलिशन गवर्नमेंट। आपको याद होगा गठबंधन सरकार कैसी बनती है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत, मान लो 500, मान लो कि 300 किसी को सीट आएगा, तब जाके किसी का सरकार बनेगा किसी स्टेट में, मानने के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी भी पार्टी को 300 नहीं आता तो वो क्या करता है? किसी का इतना है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, मान लो इतना है, तो दो पार्टी या 3 पार्टी मिलकर क्या करती है? सरकार बना लेती है, ठीक है। और सभी आपस में क्या करते हैं? शक्ति का भी विभाजन करते हैं। तो इसी को तो गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। सत्ता के क्षैतिज वितरण समझते हो? क्षैतिज वितरण ये होता है हॉरिजॉन्टल, और ऊर्ध्वाधर ये होता है, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। क्षैतिज वितरण के सही उदाहरण, आप सत्ता इसमें मैं बहुत ही डिटेल से थ्योरेटिकल में पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, ठीक है। क्षैतिज वितरण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है, विभिन्न स्तर क्या होता है। ये क्षैतिज वितरण विभिन्न अंग के बीच, सरकार के विभिन्न अंग के बीच सत्ता का विभाजन है। इसी को तो चेक एंड बैलेंस बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं, नियंत्रण एंड संतुलन। कहीं पे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो क्षैतिज वितरण के सही उदाहरण को चुनें। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह हो जाएगा, तो ये क्षैतिज वितरण थोड़ी है, ये तो सामूहिक सरकार का उदाहरण है। सामूहिक सरकार में क्या होता है? विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्ति का बंटवारा या सत्ता का बंटवारा होता है।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा क्षैतिज वितरण कराता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो ऊर्ध्वाधर का है, ये तो वर्टिकल का है, वर्टिकल वितरण यानी ऊर्ध्वाधर वितरण का है। यहाँ पे केंद्र सरकार होती है, स्टेट सरकार होती है, चाहे लोअर गवर्नमेंट होती है या स्थानीय सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट। तो इसे तो हम क्या कहते हैं? इसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। फेडरल सिस्टम इसको भी कहेंगे, उसको भी कहेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है। ये तो ऊर्ध्वाधर वितरण है। क्षैतिज वितरण क्या होता है? एक ही स्तर पे रह के समान वितरण, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये राइट आंसर है। आपको क्षैतिज वितरण मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सभी एक ही पद पे, एक ही तल पे रह के इन लोग के बीच शक्ति का बंटवारा है। यह सरकार के विभिन्न अंग के बीच में शक्ति का विभाजन है। ठीक है। और ये शक्ति का विभाजन कैसे हुआ? सरकार के विभिन्न अंग के बीच में शक्ति का विभाजन, और ये हुआ सरकार का विभिन्न स्तर के बीच में शक्ति का विभाजन। तो ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो क्षैतिज होता है वह विधायक का कार्य। इसी को चेक एंड बैलेंस की कहते हैं। जो लेजिस्लेचर बनाएगा उसे एग्जीक्यूटिव फॉलो करती, क्या करती है? काम करती है उसको। और लेजिस्लेचर क्या बनाता है गलत सही, वो जुडिशरी चेक करता है। तो इसी को चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। यानी ये इस पर नियंत्रण रखता है, ये इस पर नियंत्रण रखता है, ये इस पर नियंत्रण रखता है, ये इस पर नियंत्रण रखता है। तो यही होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब किस पे कैसे रखता है, अब इसको आइडेंटिफाई कर दे। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वीडियो में बताया था जब हम पढ़ा रहे थे कि मान लो कि लेजिस्लेचर है, अपना क्या किया, रूल रेगुलेशन बनाया। तो इसका चेक कौन कर रहा है? जुडिशरी कर रहा है। इसको मतलब इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो एग्जीक्यूटिव तो हमारे पीएम भी है, हमारे सीएम भी है। अब एग्जीक्यूटिव को कौन नियंत्रण कर रहा है? एग्जीक्यूटिव को पब्लिक नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि वही तो एग्जीक्यूटिव यानी सीएम पीएम जो बनाते हैं, पीपल बनाता है। ये मैं डिटेल्स पढ़ाया था, आपको ज़्यादा भी बताने की जरूरत नहीं है। वह देश जिनमें संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्ति निर्धारण करता है क्या कहलाता है? मैंने अगले चैप्टर आपका जो है वही कहलाता है। अगला चैप्टर क्या है? संघवाद। तो आपने संघवाद का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि संवैधानिक तौर से सिर्फ सरकार का विभिन्न स्तर ही होना वह संघवाद नहीं कहलाता है। लेकिन वहाँ के संविधान में अगर लिखा हुआ है कि विभिन्न स्तर सरकार विभिन्न, तब वह संघात्मक कहलाता है। ठीक है। कभी ऐसा नहीं है कि अब मान लो कि फेडरल सिस्टम, मान लो कि ये स्टेट है, ये केंद्र है, अब अपना शक्ति दिया, कभी छीन लिया, तो क्या ये संघात्मक है? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिख के देता है तो कितना पावर किसको है, किसके बीच में कैसे शक्ति संतुलन करना है, तो ये तो एक संघात्मक का ऑप्शन है। तो कह रहा है वह देश जिसमें संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का निर्धारण करता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या कहलाता है? शक्ति का एकात्मक विभाजन। एकात्मक में तो सिंगल होता है। तो यहाँ पे विभिन्न स्तर है जहाँ की वहाँ पे सरकार एक से ज़्यादा स्तर ही होगा। सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, या लोकल बॉडीज होगा। ठीक है, एक होगा, एक से तो ज़्यादा होगा। विभिन्न जहाँ आया तो एक से ज़्यादा ही स्तर होंगे। सत्ता का संघीय विभाजन, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है चेक एंड बैलेंस? आपको याद है? क्षैतिज वाला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये बनाता है, ये इम्प्लीमेंट करता है, ये चेक करता है रूल क्या गलत है नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है? क्षैतिज विभाजन का है, क्षैतिज वितरण का है। और यहीं पे अगर ये भी पूछा क्षैतिज विभाजन या वितरण के व्यवस्था का दूसरा नाम, तो ये चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन, जस्ट अपोजिट। निम्न में से कौन गठबंधन सरकार के बारे में सही है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अभी जस्ट मैंने बताया था, अंगों के बीच अगर होगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया क्षैतिज वितरण। सरकार के विभिन्न स्तरों ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज, तो ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये तो हो गया सामूहिक सरकार की उदाहरण। या दो से अधिक राजनीतिक पार्टी के बीच की शक्ति का बंटवारा ही गठबंधन सरकार कहलाता है। गठबंधन सरकार यानी दो से अधिक, एक से ज़्यादा पार्टी यानी दो होगा या दो से अधिक होगा। जब दोनों पार्टी मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है तो दोनों के बीच जो है शक्ति का बंटवारा, उसे गठबंधन सरकार बोलते हैं। एक जनरली आपको 4 चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है बाबू? अभी इसको छोड़ दो, आपको 4 चीज़ याद रखना है कि शक्ति का बंटवारा, ठीक है,
शक्ति का बंटवारा सरकार के, अच्छे से समझना है इसका, सरकार के विभिन्न अंग के बीच होगा। विभिन्न अंग, आप इस 4 पॉइंट को लिख लेना। शक्ति का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंग के बीच होगा, तो ये हो गया क्षैतिज वितरण। ठीक है, अगर यही शक्ति का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हुआ, विभिन्न स्तर के बीच हुआ, तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर। शक्ति का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंग के बीच में, ये विभिन्न अंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यही तो सरकार का अंग है, और सरकार के विभिन्न स्तर के बीच हुआ तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट, इसको क्लियर करते हैं। अगर यहीं पे शक्ति का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह के बीच हुआ, तो वो सामुदायिक सरकार का है, सामुदायिक सरकार। अगर यहीं पे विभिन्न राजनीतिक ग्रुप में साझा शक्ति का बंटवारा हुआ, तो वही हो गया गठबंधन सरकार। यही है, मैं 4 पॉइंट बता रहा था, यही से आपका सरकार के रूप के बारे में आपको सारा कुछ पता चल जाता है। ठीक है, चलो आगे है क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है। निम्न में गलत कथन को चुने। बेल्जियम में पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, पॉइंट थर्ड, पॉइंट फोर्थ, गलत कथन को चूज करना है। कहता है बेल्जियम में बहुसंख्यक डच तो बहुसंख्यक था, बिल्कुल सही है। बहुसंख्यक डच ने अल्पसंख्यक फ्रेंच, बिल्कुल। बेल्जियम की अगर बात करें तो डच ज़्यादा था, अल्पसंख्यक फ्रेंच ही थे। अगर यही ब्रुसेल्स की बात करता तो फ्रेंच ज़्यादा था, डच कम था। 80% था ब्रुसेल्स कैपिटल में और 20% डच था। अगर ये कंट्री बेल्जियम की बात कर दिया कंट्री में, तो वहाँ डच ज़्यादा था 59% और फ्रेंच था 40%, 1% आपको जर्मनी था। तो कह रहा है बेल्जियम में बहुसंख्यक डच ने अल्पसंख्यक फ्रेंच पर अपना प्रभुत्व जमाया। श्रीलंका में सरकार की नीति ने बहुसंख्यक सिंहली तो था, प्रभुत्व को स्थापित किया। बिल्कुल राइट है, आपको पता है 1956 में एक्ट लाता है, सिंहली को राजभाषा बनाता है, सिंहली को प्राथमिकता हर एक चीज़ में देता है। सिंहली जो जिस धर्म का अनुयायी होता है यानी बौद्ध धर्म, उसको संरक्षण देता है। तो ये तो प्रभुत्व ही जमाया, तो ये बिल्कुल सही कथन है। गलत कथन को चूज करना है, मैंने पहला छोड़ दिया है, श्रीलंका पहला छोड़ दिया, बोल दिया, तो यानी कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल गया है, तो मैं इसीलिए छोड़ा था कि ये आंसर है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही है कि श्रीलंका में सरकार की जो नीति थी बहुसंख्यक सिंहली को प्रभुत्व को स्थापित करती है। श्रीलंका में तमिल की मांग था कि सत्ता की साझेदारी संघात्मक रूप हो। संघात्मक रूप होने का मतलब ये है कि ताकि सबका सांस्कृतिक भाषाई समाज में संरक्षण हो और साथ साथ शिक्षा में और नौकरी में समानता स्थापित हो। ठीक है, और बेल्जियम जो है पहले एकात्मक सरकार थी, धीरे धीरे संघात्मक बन गई, यानी बहुत तरह के गवर्नमेंट आ गए, बहुत तरह के सामूहिक सरकार बन गए, सबके अपने अपने सामूहिक के लिए अलग अलग सामूहिक सरकार बन गए। तो यही था आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको कैसा लगा और आपका व्यूज़ आज अच्छा गया। यानी मेरे रेगुलर बच्चे 5-6 ही हैं, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता कि व्यूज़ जा रहा है नहीं जा रहा है वगैरह जो भी है। अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और हमारे बच्चे अगर नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कल चैप्टर सेकेंड का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ साथ करता हूँ। जय हिंद।